हेलो दोस्तों। शायद आपने पिछले साल अखबारों में सुना या अखबार में पढ़ा भी होगा कि 2019 के अंदर ऐसा कुछ हुआ था कि कॉलेज में बिना वेरीफाई हुए, यानी एक टाइम पीरियड दिया जाता था 15 डेज। यदि वो वेरीफाई नहीं करते थे तो फॉर्म ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाता था। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के ऑटोमेटिक फॉर्म वेरीफाई हो गए थे, डीएलओ से अप्रूव भी हो गए, बिल जनरेट भी हो गए, यानी लास्ट में सिर्फ अमाउंट डालने तक वो स्थिति तक पहुंच गए थे। ऐसे कुछ रूल्स बने हुए हैं स्कॉलरशिप के रिलेटेड जो आपको जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी बहुत सारे 2019 के अंदर रूल्स चेंज हुए थे स्कॉलरशिप के रिलेटेड। 2014 के अंदर जब पोर्टल बना था उसमें कुछ रूल अलग थे, और 2019 के अंदर जैसे जैसे डिमांड बढ़ी तो उसके रूल्स चेंज किए गए थे। तो ये 15/3/2019 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ था, मतलब रूल को चेंजेज किए गए थे, उसके बारे में ये नोटिस जारी हुआ था। उसको देखना भी ज़रूरी है क्योंकि वही अभी रूल फॉलो हो रहे थे। तो अभी आपको जब तक रूल्स पता नहीं होंगे कि स्कॉलरशिप के रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं, तो उनको जानना बहुत ज़रूरी है। शायद मैं वो रूल्स आपको एक बार बता दूंगा तो आपके दिमाग में रहेगा, तो इजी रहेगा कि कुछ ऑब्जेक्शन वगैरह आपके नहीं आए और फॉर्म भरने में भी कोई मिस्टेक नहीं हो। ये देख सकते हैं 15/3/2019 का है। आप खुद स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाके इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं, अभी तक वहाँ पे उपलब्ध है। ये सारी जो भी स्कॉलरशिप भरी जाती हैं उनके बारे में सभी के लिए ये ऑर्डर है, ठीक है ना। जो पुराने रूल्स थे वो क्या थे, अब क्या रूल्स हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। पहले क्या होता था, फर्स्ट रूल ये कहता है, पहले क्या होता था कि जो आपकी आय का स्रोत होता था उसको अंकित करना बहुत ज़रूरी था, जो इनकम सर्टिफिकेट होता था। यदि वो अंकित नहीं करते थे तो उसमें ऑब्जेक्शन डाल देते थे वो। अब क्या कर दिया गया, वो आय का स्रोत बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपका उसके कारण कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट ये कहता था कि जब दो उत्तरदायी व्यक्तियों के जो इनकम सर्टिफिकेट पे हम सिग्नेचर करवाते हैं उनके दोनों के मोबाइल नंबर डालना ज़रूरी था, अदरवाइज़ वो ऑब्जेक्शन डालते थे। लेकिन अब कर दिया गया है कि आपको साइन करवाने हैं, कोई मोबाइल नंबर की ज़रूरत नहीं है। ये चेंजेज किए गए हैं वो बता रहा हूँ। थर्ड नंबर ये कहता है कि यदि 50,000 रुपये से अधिक स्कॉलरशिप आती है, कई लोगों की आती है जो बीटेक वगैरह करते हैं जिनकी फ़ीस ज़्यादा है, तो उनके जो 50,000 से अमाउंट ज़्यादा आता है तो उनको पैन नंबर वो देना ज़रूरी है इनकम सर्टिफिकेट के अंदर। लेकिन अब उसमें अमेंडमेंट करके अब आपको कोई भी पैन नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से 50,000 से ज़्यादा अमाउंट की स्कॉलरशिप उठा सकते हैं। चौथा पॉइंट ये कहता है कि पहले क्या होता था कि स्कॉलरशिप के जो अप्रूव होने के 3 स्टेज थी। जैसे आपने फॉर्म भर दिया तो फॉर्म जाता था कॉलेज स्तर पे, कॉलेज स्तर से जैसे ही अप्रूव होता था तो फिर जिला स्तर पे जाता था। उसके बाद वो जाता था जिला अधिकारी यानी नोडल अधिकारी के पास जाता था, वो वेरीफाई करके अमाउंट आपका ट्रांसफ़र करता था। लेकिन अब उसमें चेंजेज करके क्या कर दिया था, 2 स्तर कर दिए थे। यानी एक तो आपका कॉलेज स्तर हो गया या स्कूल स्तर बोल सकते हैं, कॉलेज स्तर हो गया, दूसरा हो गया नोडल अधिकारी। यानी कॉलेज स्तर पे यदि आपका फॉर्म अप्रूव हो गया तो वो डीएलओ यानी उस अधिकारी के पास चला जाएगा, वो वहाँ से बिल जनरेट करेगा और आपका अमाउंट उसमें डाल दिया जाएगा, ठीक है। ये 2 स्टेज कर दी गई हैं। पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि आपका जो शिक्षण संस्था यानी कॉलेज स्तर या नोडल अधिकारी द्वारा कोई भी ऑब्जेक्शन लगाया जाता है तो वो ऑब्जेक्शन आपके मतलब जैसे आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, फिर वो कॉलेज स्तर से वेरीफाई होके नोडल अधिकारी के पास चला गया, तो नोडल अधिकारी ने क्या किया, यदि उसमें कुछ त्रुटि पाई गई, यानी कुछ मान लो मिस्टेक हो गई फॉर्म के अंदर, तो वो उस पर ऑब्जेक्शन डाल दिया, तो वो फॉर्म आता था फिर स्टूडेंट के पास, स्टूडेंट उसको क्लियर करता था ऑब्जेक्शन, और उसमें मान लो एक फीस रिसिप्ट के कारण कुछ चेंजेज हुए तो उसने फीस रिसिप्ट नहीं अपलोड कर दी, फिर वो फॉर्म गया कॉलेज स्तर पे, फिर अप्रूव किया कॉलेज वालों ने, फिर गया वो जिला स्तर पे, फिर नोडल यानी वहाँ पे डीएलओ में पहुँचा, डीएलओ ने फिर ऑब्जेक्शन डाला, फिर वो घूम के ऐसे,
तो मतलब ये कॉलेज स्तर बीच में ऐसे ही वो आ रहे थे, तो उसको चेंजेज करके उसने क्या किया, जिस स्तर से फॉर्म पे ऑब्जेक्शन आएगा, जैसे डीएलओ ने ऑब्जेक्शन डाला तो स्टूडेंट ने क्लियर किया तो फिर सीधा डीएलओ के पास जाएगा, बीच में वो वहाँ से नहीं गुजरेगा कॉलेज स्तर से। ऐसा उसमें चेंजेज किए गए। यदि स्कूल ऑब्जेक्शन डालता है या कॉलेज डालता है तो कॉलेज से सीधा स्टूडेंट के पास आएगा, वापस कॉलेज स्तर पे जाएगा। ऐसा उसमें सिस्टम किया गया, यानी लॉकिंग सिस्टम, लॉक करते ही वो फॉर्म ऐसे चला जाएगा। छठा ये कहता है कि पहले क्या सिस्टम होता था कि जैसे आपने फॉर्म फिलअप किया तो उसमें सिर्फ एक जो फीस वाला अमाउंट होता था वो ही भरना होता था। तो उसमें बहुत सारे लोग क्या करते थे, गलत अमाउंट डाल देते कि फीस रिसिप्ट भर के गलत अमाउंट डाल देते थे। बट अब इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं, वो फीस जो भी अमाउंट डालोगे तो वो अलग अलग, जैसे आपने अब जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस अलग आती है, ट्यूशन फ़ीस अलग आती है, लाइब्रेरी फ़ीस, सारी फ़ीस अलग अलग भरी जाती है, फिर लास्ट में टोटल फ़ीस भरी जाती है। उसके बाद इसका फीस रिसिप्ट अपलोड करने का एक अलग ऑप्शन आता है। यानी ये नवीनतम अभी जो बनाए गए रूल के अनुसार, पहले क्या आता था, ओनली अमाउंट भरा जाता था, यानी टोटल अमाउंट कितना है वो वाला, वो चेंजेस कर दिए गए। 7वां पॉइंट क्या कहता था, पहले ना 10-10 बार ऑब्जेक्शन आ जाते थे, मतलब एक बार ऑब्जेक्शन आया आपने क्लियर कर दिया, दूसरी बार आ गया वो भी क्लियर कर दिया, तीसरी, ऐसे कर कर के यानी साल भर तक वो स्कॉलरशिप ऐसे ऑब्जेक्शन में चलती थी। लेकिन जब 2019 के बाद सिर्फ एक ऑब्जेक्शन आ सकता है, यदि एक ऑब्जेक्शन से ज़्यादा यदि आप करते हो तो सीधा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये आप पढ़ सकते हैं। यदि एक डीएलओ ने मान लो कोई ऑब्जेक्शन डाला, आपने मान लो उस ऑब्जेक्शन को क्लियर कर दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, आपने मान लो फीस रिसिप्ट गलत डाल दी, ठीक है, यानी अमाउंट भी गलत डाल दिया, फीस रिसिप्ट की गलत डाल दी, डीएलओ ने ऑब्जेक्शन डाल दिया कि रॉन्ग फीस रिसिप्ट अपलोडेड। फिर आपने क्या किया कि फीस रिसिप्ट सही डाल दी बट अमाउंट गलत डाल दिया, तो डीएलओ दूसरी बार उस पर ऑब्जेक्शन नहीं डालेगा, सीधा फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा। ये इसमें कर दिया गया है। 8वां पॉइंट ये कहता था कि 50,000 से अधिक कोई राशि होती थी तो उसके लिए फिजिकली सत्यापन के लिए जाना पड़ता था, लेकिन इस अनिवार्यता को अब ख़त्म कर दिया गया है। अब जो नवीनतम रूल्स बने हैं उसमें आपको कोई भी वेरिफिकेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। 9वां पॉइंट ये कहता था कि पहले कोई समय सीमा नहीं होती थी, छात्रवृत्ति के लिए समय सीमा का निर्धारण नहीं होता था, बट अब समय सीमा का निर्धारण किया गया है। यानी जैसे कॉलेज स्तर पे यदि आपका फॉर्म ज़्यादा समय तक पड़ा रहता है तो वो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाता है। इसमें आप देख सकते हैं, उसमें जैसे कॉलेज स्तर पे पड़ा रहेगा, 15 डेज पड़ा रहेगा, तो उसमें अलर्ट SMS भेजा जाएगा कि फॉर्म पड़ा है, उसको आप वेरीफाई कीजिए, या अदरवाइज़ वो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। तो यदि वो 15 डेज़ या 20 डेज़ में वेरीफाई नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिक वेरीफाई होके डीएलओ में चला जाता है। डीएलओ वाले भी यदि उस फॉर्म पे ध्यान नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिक वो बिल जनरेट भी हो जाता है, लेकिन ऑटोमेटिक पेमेंट नहीं जाता है, ये ध्यान रखना। पेमेंट तो वो डीएलओ अधिकारी ही डालेगा। तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो सकती है बट पेमेंट नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। तो ये ऐसा सिस्टम अभी किया गया है कि यदि आपका मान लो कॉलेज में नहीं भी बनती है, किसी मान लो लड़ाई हो गई, वो फॉर्म आगे बढ़ा ही नहीं रहा है, तो ऑटोमेटिक बढ़ भी सकता है। यानी यहाँ ऑटोमेटिक ऐसे बहुत सारे मेरी एक सिस्टर है जिसका मैं गया था स्कूल में, 12th का स्कॉलरशिप फॉर्म भरा था, तो जब मैं स्कूल में गया तो उनको पता ही नहीं है कि ये, वो कह रहे कैसा स्कॉलरशिप फॉर्म, तो मैंने उनको समझाया है कि ऐसा समाज कल्याण का स्कॉलरशिप है, आपके पास जो होगी लॉगिन आईडी उससे वेरीफाई कीजिए। तो क्या हमारे पास कोई लॉगिन आईडी नहीं है, तो फिर वो फॉर्म 1 महीने तक उनके पास पड़ा रहा, स्कूल स्तर पे पड़ा रहा। फिर मैंने 1 महीने बाद देखा तो फॉर्म वहाँ से ऑटोमेटिक वेरीफाई हो गया और बिल जनरेट भी हो गए। फिर लास्ट में नोडल अधिकारी ने वो अमाउंट डाल भी दिया। तो कहने का मतलब, यदि आपके जो कॉलेज स्तर वाले उनको पता भी नहीं है तो ऑटोमेटिक वो वेरीफाई भी हो जाएगा, ऐसा कुछ सिस्टम रहता है।
तो ये सारे रूल्स थे जो बताना बहुत ज़रूरी था। यदि इनके बिना आपका फॉर्म मिस्टेक भी हो सकता है, ऐसे कुछ जानकारी आपके दिमाग में रहेगी तो शायद आप इजी रहेगा कि स्कॉलरशिप कैसे दूसरों को भी बता पाएंगे। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।